अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़िल्ले हैदर और एक मरतबा फिर अब बनेगा अपना घर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। जैसा कि आपको पता है कि हर दफ़ा हम एक नए मेहमान को बुलाते हैं, उनसे सवालात करते हैं ताकि आपकी जो तामीराती जो काम है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको किसी हद तक सॉल्व किया जाए और आपके फ़ीडबैक भी हमें मिलता है, जिसमें आप हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी करते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने तामीराती शोबे में कारोबारी जो लोग हैं उनको एक नई सिम दिखाई। घर तो सब बनाते हैं, ख्वाब भी सब देखते हैं, लेकिन उसमें जिद्दत लाना ये एक फ़न है। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की दुनिया में अपने नाम की तरह वाहिद इरफ़ान वाहिद जो आज हमारे मेहमान हैं। वेलकम टू आवर शो। ठीक है आप। इरफ़ान वाहिद साहब और GFS बिल्डर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, मुख्तलिफ़ सूबों में, चारों सूबों के मुख्तलिफ़ जो शहर हैं, जगहें हैं, जहाँ लोगों का एक ख्वाब होता है कि वो वहाँ अपना घर बनाएँ। लेकिन घर भी आम नहीं, उसमें हर तरह की सहूलत हो ताकि वो तमाम जो सहूलियात हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। वो तमाम के तमाम ख्वाब जो है वो GFS बिल्डर ने शहरियों को दिखाए। इनकी सबसे बड़ी बात जो इरफ़ान वाहिद की ये है कि इन्होंने शहरियों और बिल्डर्स के दरमियान जो फ़ासला था उसको ना सिर्फ कम किया है बल्कि एक फ्रेंडली माहौल भी लेकर आए हैं। इनसे काफ़ी सवालात करने हैं, लोगों के जो सवालात हैं वो भी इनसे पूछने हैं ताकि लोगों की मुश्किलात और परेशानी हल हो। लेकिन इससे पहले एक पैकेज देखते हैं। 7 वंडर से आपने आगाज़ किया और फिर देखते ही देखते कराची, कराची के बाद फिर आउट ऑफ कराची, सिंध, पंजाब, सब जगह। क्या ख़्याल आया, क्या सोच के इस फील्ड में कदम रखा? देखें सर, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान में जीएफएस एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया अफोर्डेबल हाउसिंग का, जो आज से पहले लैक करता था। कि वो इंसान जिसके लिए घर बनाना एक बड़ा ही मुश्किल काम था आजकल के महंगाई के दौर में, और उन सारी सहूलियात जो एक क्वालिटी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में होती है, जैसे गेटेड कम्युनिटी हो गई, खूबसूरत पार्क्स हो गए, मसाजिद हो गए, सारे अंडर वन रूफ करके ऐसी चीज़ें, और वो भी अफोर्डेबल फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान पे उन लोगों के लिए, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका जो है, जो घर बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल था, जीएफएस ने आकर उनके लिए एक ऐसा ख्वाब पहले उनको दिखाया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हमने बेशुमार प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए। हम नक्शों पे नहीं गए, हमने एक्चुअल फ़िज़िकल पोज़ीशन लोगों को दिए। और बहुत सी सोसाइटियाँ बन जाती हैं लेकिन आबाद नहीं होती। सहूलियात नहीं होती उसमें। सहूलियात भी होती हैं लेकिन वो आबाद नहीं कर सकते। तो जीएफएस ने अपनी सोसाइटियों को ना सिर्फ बनाया बल्कि उसको आबाद भी किया, ताकि वो जो ख्वाब था कि एक आम आदमी का घर का, वो उसको पूरा कर सके। सुना है कि जो सोसाइटी आप बनाते हैं या घर बनाते हैं, फ्लैट जैसे GFS बनाता है, उसका जो पेमेंट शेड्यूल होता है वो इरफान भाई ख़ुद बनाते हैं। वो ऐसा बनाते हैं कि जो गरीब आदमी है वो भी आता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग अपना ऑफिस बनाते हैं और फिर एडवर्टीज़मेंट कर रहे होते हैं कि आ जाएं हमसे घर ले लें, फ्लैट ले लें, प्लॉट ले लें। लेकिन आपका तो प्रोजेक्ट माशाल्लाह बनने से पहले ही जो है फ़ोन के तांते बंधे रहते हैं, लोग आते हैं कि भाई हमें 2 प्लॉट चाहिए। ये क्या वजह है? बिल्कुल जिल्ले भाई, आपने ठीक कहा कि हम इस तरह पेमेंट प्लान्स बनाते हैं कि वो जो एक आम इंसान है वो अपनी महंगाई के दौर में, जैसे एजुकेशन है, बच्चों के किराए हैं, बिजली के खर्चे हैं, तो फिर उसकी सेविंग इतनी नहीं होती है कि वो बहुत बड़े बड़े पेमेंट प्लान्स प्रोवाइड कर सके अपनी आमदनी में से बिल्डरों को। तो हमने उसको बड़ा एक फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान लेकर गए, हम लेकर आए कॉन्सेप्ट। 3 साल से हमने स्ट्रेच किया, पहले 4 साल, फिर 5 साल पे। और लोग 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 लाख डाउन पेमेंट लेते थे। हमने उसको लेकर आए बिल्कुल नीचे। एक आम आदमी, हर किसी के पास 3-4 लाख 5 लाख रुपए होते हैं, हमने उस पर ले आए ताकि वो उसकी डाउन पेमेंट हो जाए और बाकी स्ट्रेच कर दिया हमने। GFS जब नया नया बना तो जो कम आमदनी वाले थे वो बड़े खुश हुए। ऐसा लगा जैसे उनकी दुआएं कबूल हो गई और वो अपना घर का ख्वाब जो था वो ताबीर की हद करीब जाने लगा। कुछ शहरियों ने हमसे कहा कि जब हम GFS में गए, हमने प्लॉट्स लिए, आबाद भी हो गए, हमने अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी किया, लेकिन उस दौरान कुछ ऐसे वो भी आ गए, ब्रोकर भी बीच में आ गए, जिसके ख़िलाफ़ मेरे ख्याल है आपने ऑपरेशन भी किया और कुछ ब्रोकर्स को हटाया भी था। उन्होंने उनके लिए आपके और उनके दरमियान कुछ फासले बढ़ाने की भी कोशिश की थी। वो क्या था? देखिए सर, आपको पता है कि यहाँ एक
बेसिकली ये होता है कि जब इंसान ग्रो कर रहा होता है तो चीज़ें आती हैं, बड़े कंस्ट्रेंट्स आते हैं, लोग आते हैं, तो इस तरह कुछ ऐसी चीज़ें आई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारी कम्युनिकेशन विद द बायर, विद द एलओटी हमेशा रही। देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमने, ऐसा नहीं है कि हमने अपने एलओटियों को ऑन किया, हमने अपने प्रोजेक्टों को ऑन किया और डिलीवर होने के बाद भी ऑन किया। ऐसा नहीं है कि डिलीवर हो गए और हमने उनको उनके हवाले छोड़ दिया। नहीं, आज भी हमारी मेंटेनेंस हमारी है, जो है उसकी मैनेजमेंट कंट्रोल हमारे पास है, ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें। कितने अरसे तक आप खुद मेंटेन करते हैं, फिर आप यूनियन या किसी को भी डिलीवर करते हैं? देखें, ये डिपेंड करता है कि अगर वो जो यूनियन है वो चाहती है कि हम रहें तो लुक हम आफ्टर रहते करें। हैं, और अगर वो कहते हैं कि बस अब आपका काम हो गया तो फिर हम उनको हैंड ओवर कर देते हैं। जदीद सहूलतों में से क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप? सर देखें, हम लेकर आए उन मिडिल क्लास लोगों की और लोअर मिडिल क्लास लोगों की लोकेशनों पर ऐसे क्वालिटी हाउसिंग जिसमें बड़े रोड हैं, उसमें कुशादा सड़कें बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत पार्क्स हैं, फिर आपकी स्कूल्स मुयस्सर हैं, अच्छे अच्छे नामी ग्रामी हम स्कूल्स लेकर आए, कमर्शियल एरियाज़ को इस तरह हमने आबाद किया ताकि लोगों की जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी हो सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं कि क्लिनिक्स पे काम कर रहे हैं ताकि लोगों को ऐसी चीज़ हो मौजूद हो कि वो कहीं बाहर ना जाएं और वहीं बैठकर उनके सारे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो हल हो सकें। कई इश्तिहारात टीवी पे चल रहे होते हैं, अखबारात में आते हैं, पैनाफ्लेक्स उनके लगे होते हैं कि शहर से इतने फासले पे, इतने मिनट की ड्राइव पे। उनसे पूछें कि इतनी दूर आप दे रहे हैं, तो वो कहते हैं यार कराची में अब जगह नहीं बनी। लेकिन इरफान वाहिद को कराची के बीचों बीच जगह कैसे मिल जाती है? बिल्कुल शहर के बीच में आपके प्रोजेक्ट हैं, नॉर्थ टाउन जैसा कि मिसाल ले लें उसकी आप, वो कराची के हैं। इसी तरह आप सिंध से बाहर भी जाएं तो मेन सिटी एरिया में जहाँ ख्वाहिश होती है लोगों की रहने की, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट देते हैं, तो वहाँ तो ज़मीन भी बहुत महंगी है। कैसे मैनेज करते हैं ये सर कम कीमत? देखें, बेसिकली यही बात है कि एक तो वो कहते हैं कि जहाँ नीयत साफ़ होती है अल्लाह ताला रास्ते खुद ही बना देता है। नंबर टू, हमारे भी कई प्रोजेक्ट्स शहर के बाहर भी हैं, और शहर के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं उसमें क्या है कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स हमने स्क्वीज़ कर दिए हैं, बिल्कुल कम से कम लेकर आएँ ताकि वो पास ऑन करें हम अपने अलॉटीज़ को, ताकि उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ख़रीदना। तो वो फिर चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। अगर आप अपना जो मार्जिन्स हैं उसको कम नहीं करेंगे तो फिर अलॉटी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इरफान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद सवालात भी करेंगे। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद आपने अगर जीएफएस में प्लॉट या घर लेना है तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारा प्रोग्राम देखते रहें। आते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी इरफान साहब, ये बताइए कि कम से कम आमदनी वाले, जिनकी आमदनी हो, जो आपसे रब्ता करे और अपना किस्तों पे घर ले सकता है या प्लॉट ले सकता है, उसका क्या आपने शेड्यूल रखा हुआ है ताकि हमारे नाज़रीन जो लोग आपको देख रहे हैं? देखिए, जिनकी आमदनी जो 15,000 से 20,000 रुपये बचा सकते हैं, जीएफएस उनको घर दे सकता है, बना प्लॉट के? दे सकता है, प्लॉट दे सकता है। अच्छा। और दूसरी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हम देते हैं कि 50% पेमेंट करने के बाद हम पोजीशन दे देते हैं, मतलब वो अपना बनाना शुरू कर बनाना सकता शुरू है कर मकान, सकता है। और फिर बाकी वो बात 50% बाद में दे। वो शेड्यूल आप तय करेंगे या वो खुद भी कर अपने सकता है? खुद भी तय कर सकता है, अच्छा। फ्लेक्सिबल है, कस्टमाइज़ कर सकता है। ये कितने गज़ का प्लॉट? 80 गज़, 120 गज़, 100 गज़। अच्छा। तो अभी कराची में कौन कौन से इस तरह के प्रोजेक्ट हैं आपके जो कम आमदनी वाला उसको ले सर, सकते नॉर्थ टाउन रेसिडेंसी फ़ेज़ 4 है हमारा, और नॉर्थ टाउन प्रीमियम ब्लॉक है। औरंगी टाउन में औरंगी टाउन रेसिडेंसी के नाम से है प्रोजेक्ट, उस पे ये सहूलियात मौजूद हैं। मलिर के प्रोजेक्ट हैं, मलिर टाउन फ़ेज़ 7, उसमें मिल सकता है। अच्छा। अच्छा, एक चीज़ इरफान भाई बताइए, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के प्रोजेक्ट हैं, बिल्डर्स हैं, बिल्डर्स कहते हैं कि आज हमें गैस कनेक्शन नहीं मिला, लाइट का भी हमने पैसे भरे हुए हैं, पीएमटी नहीं है, बगैर लाइट के आप रहें या सोलर सिस्टम लगा दें। तो आपको इस तरह की कोई हर्डल्स, कोई परेशानी, मुश्किलात आती हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं आप? बस सर, बिल्कुल आती हैं हम भी, क्योंकि वो ऐसी तो नहीं कि एक बिल्डर ने कहा था कि मैं फाइलों पे व्हील लगा देता हूँ जल्दी चला जाता है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है? सर देखें, ये तो
बिल्कुल बात तो है, करना पड़ता है, सारी चीज़ों को लेके भी चलना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जिद्दोजहद जस्तजू करते हैं तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं कि इलेक्ट्रिक गैस के गैस के साथ कनेक्शन हो रहे हैं अभी गैस के नए? कनेक्शन सर अभी नहीं हो रहे, लेकिन उम्मीद है कि एप्लीकेशंस हमारी भी गई हुई हैं, तो उम्मीद करते हैं कि गैस के कनेक्शंस भी शुरू हो जाएंगे। फ्लैट्स की अगर हम बात करें तो फ्लैट्स वाले जो लोग आप जीएफएस में फ्लैट्स लेना चाहें तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो तैयार है या चंद माह में तैयार हो जाएगा, आप कब्ज़ा दे दें? देखिए, नॉर्थ टाउन में हमारे फ़ेज़ 1 के काफ़ी प्रोजेक्ट्स तैयार हो चुके हैं, हैंडओवर भी काफ़ी कर चुके हैं और कुछ बिल्कुल हैंडओवर के करीब हैं। अच्छा। तो उसमें कुछ अवेलेबिलिटीज़ हैं, तो कस्टमर्स आएँ और फ्लैट्स भी देखें। उसमें भी बड़ी अच्छी हमने फिनिशिंग की हुई है, अच्छे एलिवेशंस हैं, बहुत अच्छा उसमें क्वालिटी प्रोडक्ट लगाया हुआ है, मटेरियल बहुत अच्छा लगा हुआ है। तो वो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से उन तमाम नाज़रीन को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और पहले देखें, खुद देखें और फिर अंदाज़ा लगाएँ। और मैं जीटीवी का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा जीटीवी ने हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को, हमारे इवेंट्स को इस सरगर्मी से इन्होंने कवर किया है। ज़िले भाई, आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा लगता है कि जीएफएस और जीटीवी एक ही है। इसका मतलब हम भी उम्मीद रखें कि हमारे लिए भी कोई अच्छा जीटीवी वालों के लिए पैकेज आने वाला है बिल्कुल जीएफएस में। बिल्कुल लाएँगे सर। बल्कि मीडिया के हवाले से काफ़ी हम प्रेस क्लब के हवाले से भी काफ़ी हम काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का काम होना चाहिए जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से कि उनमें जो डिज़र्विंग लोग हैं या जो कम आमदनी के लोग हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा लो इनकम वाले जो लोग हैं, उनके लिए एक अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए। वहाँ से आपने सेवन वंडर से सफ़र का आगाज़ किया, फिर नॉर्थ टाउन, फिर बहावलपुर चले गए, फिर इस्लामाबाद चले गए, फिर मुल्तान चले गए। तो क्या ये प्रॉफिट बिज़नेस की वजह से गए या लोगों ने आपको बुलाया है कि जिस कहते हैं ना कि सहूलियत हमें भी चाहिए, नहीं है? तो कोई मुश्किलात तो यकीनन ज़रूर हुई होगी। इस्लामाबाद जैसे शहर में आप गए और जाके आप बैठे हैं, इरफान वाहिद साहब तो जो वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे होंगे, उनको कुछ तो थोड़ी बहुत होगी ना, जो एक महंगा सौदा बेच रहे हैं और आप वही सौदा कम कीमत पे दे रहे हैं। बिल्कुल, मुश्किलात तो सर हर नए शहर में जाते हैं तो होती है। बस लेकिन कोशिश में हम लगे हुए हैं कि जो हमारा मिशन है, हमारा एम है कि हम पंजाब के लोगों को भी इसी तरह कराची में जिस तरह हमने डिलीवर किया है, टाइम पे डिलीवरी दें। अफोर्डेबल हाउसिंग के हवाले से वहाँ पर भी इस्लामाबाद में बहुत कम कीमतों पर, मतलब इतनी कम कीमतें हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। और उसमें भी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स हैं कि किस्तों पे आप दें, 50% पे, जो मतलब कराची में हमने चीज़ें स्टार्ट की वो एग्जैक्टली हम रेप्लिकेट कर रहे हैं पंजाब में भी, मुल्तान में भी, इस्लामाबाद में भी, अब शावर ला रहे हैं उसमें भी। पंजाब में कौन से शहर से आपको अच्छा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आया? इस्लामाबाद बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने का प्लॉट है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में अभी वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 16,50,000 से स्टार्ट होता है। अच्छा। 5 मरले का जो और वो 100 कितने 3 ड्यूरेशन में साल पेमेंट 4 कर? साल 3 साल 4 साल का शेड्यूल है। अच्छा, आप एक नई चीज़ लाएँ इस इंडस्ट्री में। पहले आप किसी बिल्डर के ऑफिस जाएँ कि मुझे लेना है, तो वो अपना आपको शेड्यूल देता था कि 3 साल में पेमेंट करनी है, ये 2 महीने बाद पेमेंट है। आपके ऑफिस जाएँ तो आपके जो एम्प्लॉय बैठे होते हैं वो कहते हैं, भई आप बताएँ किस तरह पेमेंट देंगे। ये नई चीज़ कैसे लाए? कैसे सोचा कैसे आपने? बस क्योंकि सर देखें, ये है ना कि कस्टमर वो आपका बना बनाया प्रिंटेड शेड्यूल के ऊपर चल नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए एक बड़ी मुश्किल है। देखिए, प्रैक्टिकल होना पड़ता है जिले भाई, कि आप प्रैक्टिकल होके उनकी जगह रख कर आप सोचें कि भाई किस तरह वो पेमेंट्स निकाल सकेंगे। तो वो हमने ये कोशिश की कि हम कस्टमर बनकर सोचें। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है और एक बहुत अहम सवाल है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि बल्कि आपके लिए है वो सवाल जो बिल्डर्स हैं कि एक चीज़ आप 10 लाख रुपए में तय कर देते हैं, ठीक है? अब महंगाई का दौर आपके सामने है, तो वो जिस वक्त आपने शेड्यूल बनाया उस वक्त सरिया था कुछ कीमत में, था अपना सीमेंट कुछ और प्राइस थी, वो बढ़ गई, तो आप जेब से देते हैं या कस्टमर से लेते हैं? देखें, इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया है। क्योंकि इस लास्ट 1.5-2 साल में जो महंगाई हो गई है बिल्कुल। और जिन्होंने अपनी प्रोजेक्ट्स को बेच चुके हैं कम कीमतों में, और आज वो क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है लास्ट 2 साल में कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन प्राइसिंग में नुकसान है। बिल्कुल। तो इसके लिए कोई पॉलिसी तैयार होनी चाहिए कि
ऐसा कोई बीच का रास्ता होना चाहिए कि जिसमें बिल्डर भी उसको इजीली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले और कस्टमर के ऊपर भी एक प्रेशर इतना बोझ ना आए। हाँ, क्योंकि देखें जब मैं अपना वो देखता हूँ शेड्यूल या अपना बजट देखता हूँ तो वो 10 से 15 लाख है बिल फर्ज, मैं उसी में देखता हूँ कि मुझे जीएफएस में आराम से मिल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर बात है जब चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं, महंगाई बढ़ती है, तो उसमें आपके लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि आप उसी रेट में दें एक प्रोजेक्ट बना के। तो अब मैं भी नहीं दे सकता पे, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते महंगाई की वजह से। तो इसके लिए बीच का रास्ता क्या होना चाहिए? क्या आप वैसे हमारे प्लेटफॉर्म से बताना चाहेंगे कि कोई पॉलिसी आपने सोची तो होगी, आप तो मास्टर माइंड है। नहीं, लेकिन सर इसमें देखिए मासेस सारे जो लोग हैं, सिर्फ जीएफएस नहीं और भी जो हाँ, लोग हैं उनको अभी भी शायद सब। आपकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई थी कुछ अरसे कबल इस्लामाबाद में। सर वो बिल्कुल ये पॉइंट रेस काफ़ी दफ़ा हो चुका है हाई अप्स में, लेकिन उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। और मैं ये चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से कि ये इसमें देखें जो ओहदेदारान हैं उनको आना पड़ेगा और उनको एक बिल्डर की प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी होगा, ताकि वो अल्टीमेटली देखें एक सर्कुलेशन जो है ना वो बड़ा काउंट करती है। अब आप बिल्कुल, सरिये की देखें कीमतें कहाँ निकल गई, सीमेंट की कीमतें कहाँ निकल गई, क्योंकि लेबर चार्जेस बढ़ गए। पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर सर स्लो हो जाती है तो उसके साथ एलाइड सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ हैं ना वो इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आप मिसाल देखें सर कि दुबई को आप देख लें। दुबई की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने पूरी गेम चेंज कर दी, गेम चेंजर साबित हुआ पूरी इकॉनमी यूएई की। तो पाकिस्तान और वहाँ पर तो लोकल लोगों की आबादी बहुत कम थी, बाहर से ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट बहुत हुई, सब कुछ हुआ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्योंकि आपकी ख़ुद की आबादी बहुत ज़्यादा है और लोग आज भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि हमारी यहाँ पर ज्योग्राफिक लोकेशन एक तो बहुत अच्छी और आबादी बहुत है। तो हमें कुछ इस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहिए, और उसमें दोनों तरीके हैं, दोनों एंड पे, कस्टमर्स की भी और बिल्डर्स की भी, बैठकर कोई इस तरह की पॉलिसीज़ बने ताकि विन विन सिचुएशन हो। इरफान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके बाद ओवरसीज़ की क्योंकि बात आ रही है तो हम ओवरसीज़ के मुतालिक जो है वो सवालात करेंगे इरफान भाई साहब से, और आपके लिए बड़े अहम सवाल हैं वो। तो आते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी इरफान साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओवरसीज़ की। लोग जो पाकिस्तान के अभी इकॉनमी के हालात चल रहे हैं, कुछ लोग खौफज़दा भी हैं, कुछ लोग पुरुमीद भी हैं कि आने वाले दिन इंशाल्लाह बेहतर होंगे, अल्लाह बेहतर करेगा, पाकिस्तान पर रहम करेगा। लोग यहाँ से कुछ पैसा अपना मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर हम जीएफएस की बात करें तो इसमें पॉलिसी उल्टी होती है। मैं यूके भी गया था, दुबई भी गया, सऊदी अरब भी कुछ दोस्त हैं उनसे भी बात हुई। लोग कहते हैं यार जीएफएस में लेना है, वो वहाँ से पैसे यहाँ भेज रहे हैं। तो ऐसी क्या आपके पास गीदड़ सिंगी है कि ओवरसीज़ वाले जो हैं वो कहते हैं कि बस जीएफएस में या तो प्लॉट दिलवा दें या घर दिलवा दें? क्या पॉलिसी देखिए लाएं? बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया कि देखें अभी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि हमें सर पाकिस्तान को जितनी अभी फॉरेन रेमिटेंस की ज़रूरत है ना, पहले कभी नहीं थी। ठीक है, तो अब मैं तमाम ओवरसीज़ क्लाइंट्स को, इन्वेस्टर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फॉरेन रेमिटेंस में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उससे दो फ़ायदे हैं। एक तो नंबर वन, आप क्योंकि डॉलर या पाउंड या धर्म का रेट काफ़ी बढ़ चुका है, तो उनको बारगेन डील अच्छी मिलेगी, कम कीमत हो जाएगी ना। अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ तो कीमतें बढ़ी नहीं हैं, लेकिन वहाँ डॉलर की वजह से काफ़ी, तो उनको अल्टीमेटली फ़ायदा होगा बिल्कुल। उस रेट पे। और नंबर टू, हमें ये करना चाहिए कि ओवरसीज़ इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि ऐसे पाकिस्तान के बाहर इंग्लैंड में, अमेरिका में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बड़े लोग मौजूद हैं जो अपनी रिलेटिव्स के लिए भी सोचते हैं। बिल्कुल, तो फैमिलीज़ यहाँ पे हैं फैमिलीज़ भी कि हैं, उनके इमीडिएट फैमिलीज़ भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं, जी, तो उनके लिए वो सोचें। और ना सिर्फ वो अपनी फैमिली के लिए बल्कि उनके लिए भी सोचकर फॉरेन रेमिटेंसेस यहाँ पर भेजें, ताकि उससे पाकिस्तान का ये जो डेफिसिट है ये भी कम हो और यहाँ पर कारोबार की सर्कुलेशन शुरू हो। इसके लिए हमने
कुछ इकदाम किए, हमने अपने ऑफिसेज़ बनाए। देखिए ओवरसीज़ का एक और इशू ज़िले भाई ये है कि वहाँ काफ़ी पहले उनके साथ भी इश्यूज़ हुए हैं पास्ट में। कुछ हमारे लोग गए वहाँ, उन्होंने प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, बिल्कुल लेकिन सर। वो डिलीवर नहीं हो पाए, और कुछ चीज़ें होंगी कि वो उनके बेचारों के सरमाए डूब गए। डूब गए। तो वो बड़ा इस पर परेशान है। तो हमने क्या किया कि हमने वहाँ पर ऑफिसेज़ खोल दिए हैं, हमारी कस्टमर सर्विसेज। कहाँ कहाँ और कौन कौन से मुल्क में आपने ऑफिस खोले हैं? दुबई में हमारा ऑफिस है, फिर लंदन में हमारा ऑफिस है, फिर जोहानिसबर्ग में हमारा ऑफिस है, अच्छा। सऊदी अरब में है, और शिकागो में है, और ह्यूस्टन में अब खोलने जा रहे हैं हम। ठीक है। तो वहाँ जहाँ जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ है, आपका अमला होता है, वहाँ वो हमारा आप अमला लोगों भी से यहाँ होता कोऑर्डिनेशन है, करता हम है? पूरी प्रॉपर कस्टमर सर्विस भी हम उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेशन हो सके। देखें, वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ी में कहावत है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बिल्कुल। तो वो वाली बात है कि जब वो लोग वहाँ हमारे लोगों के साथ मिलते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि बिल्कुल ये एक प्रोफेशनल लोग हैं, एक हाईली क्रेडिबल कंपनी है जो वहाँ मौजूद है, बिल्कुल। और उनके लोग मौजूद हैं, ताकि वो उनको एक उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। इरफान वाहिद साहब का एक और भी रूप है। सुना है कि जब वो कहीं प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो पहले उसकी इब्तिदा एक मस्जिद से करते हैं, यतीम खाना भी बनाया आपने, और इसके अलावा दीगर जो मजहबी रसूमात होती हैं उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट में आपकी चीज़ें हैं? क्योंकि दो चार चीज़ें मैंने विज़िट की हैं आपकी। एक वो यतीम खाना है मेरे ख्याल में वहाँ बनाया हुआ है, ओल्ड हाउस भी शायद आप शुरू कर रहे हैं इसी तरह। ये सोच क्या है? ये कारोबार के साथ है या ये एक अलग सिमत है आपकी? देखिए अल्टीमेट रियलिटी ज़िले भाई यही है, असल इंसान को बेशक। अ, अल्लाह के साथ कारोबार करना चाहिए। मेरी मेरी हमेशा ये पॉलिसी रही है कि आप वैसे तो कारोबार कर रहे हो, लेकिन अल्लाह के साथ करेंगे तो उसमें दुनिया में भी आपको फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग हैं, जो आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो थोड़े से कम आमदनी वाले हैं या गरीब लोग हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। एक इंसान जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, एक रुतबा दिया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों के लिए हम सोचें। तो हम डिफरेंट मज़हबी और एनजीओज़ के साथ हम काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे यतीम खाने भी हम बना रहे हैं, मसाजिद भी बना रहे हैं, प्लस हम ओल्ड एज होम बन चुका है, बल्कि वहाँ लोग भी रहते हैं। इसी तरह और भी कई चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये तो अल्टीमेट रियलिटी है। कुछ अरसे कबल एक लेटर सर्कुलेट किया था कराची में, जो आबाद की जानिब से था, जो आप लोगों की तंजीम है, कि उनके जो बिल्डर्स हैं उन्होंने शिकायत की थी कि कुछ ज़मीनों पे उनके कब्ज़े हो गए हैं, वो छुड़वाया जाए। उन्होंने कोर कमांडर को भी ख़त लिखा था, आईजी सिंध को भी ख़त लिखा था। तो आपके साथ तो कोई इस तरह का मिसहैप नहीं हुआ कि कोई ज़मीनों पे आपको काम करने? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम देखने में आई है कि आप ज़मीन परचेज़ कर लेते हैं, जब आप काम शुरू करने वहाँ जाते हैं तो दूसरे लोग आ जाते हैं। कोई इस तरह की चीज़ें ऐसा फेस बिल्कुल कर? हम भी बहुत फेस करते हैं। अच्छा। बिल्कुल हम भी इसका शिकार हैं और रहे भी हैं। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम आती है फिर, किस तरह वाह गुज़ार कराते हैं? बस सर वो फिर नेगोशिएशंस भी होती हैं, लीगल हम कोर्ट का सहारा भी लेते हैं, फिर एसोसिएशन का सहारा भी लेते हैं। तो ये सर एक ऑनगोइंग मसला है जिसके ऊपर पूरा मुल्क इसमें शिकार है। एक छोटा सा इशू और आता है बिल्डर्स के हवाले से, कि लोग कहते हैं कि भाई हमें कुछ आमदनी में कुछ परेशानी हुई है, किसी की जॉब छूट जाती है, किसी को कारोबार में नुकसान हो जाता है, वो बिल्डर को वो जो इंस्टॉलमेंट है वो बर वक्त नहीं दे पाता है, कोई वजह हो जाती है। तो कहते हैं कि 2 या 3 लेटर आते हैं, कभी देते हैं लेटर, कभी नहीं देते, और चीज़ें कैंसिल कर दी जाती हैं। फिर आप चक्कर लगाते रहे, ना तो रिफ़ंड मिलता है। इस तरह की कोई आपका चीज़ नज़र से गुजरी है? ये बिल्कुल। जनरल बात हो रही है, जीएफएस की बात नहीं है। नहीं जी, बिल्कुल होता है, और ये बिल्कुल कोविड के बाद कुछ चीज़ें हुई। हमने भी रिलैक्सेशन, हम जीएफएस की बात करें तो हमारे पास भी ऐसी, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, तो हमने मज़ीद उसको फ्लेक्सिबल किया पेमेंट प्लान को, ताकि वो इजीली उसको प्रोवाइड कर सकते। तो जितना हद तक हम कोशिश कर सकते हैं कि अलॉटियों को परेशानी और मुश्किलात ना परेशानी हो। ना हो, हम उस पर जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। घर देते देते, प्लॉट देते देते एकदम आपने एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट बनाया बिजनेस कम्युनिटी के लिए, ये ख्याल कैसे आया? बिल्कुल सर, देखें जिस तरह अब आप फॉर इंस्टेंस देखें कि
कम्यूटिंग लेवल बहुत दूर हो चुका है। जैसे आप बाज़ार के या बिज़नेस प्रोजेक्ट्स के आप देखें, जैसे जोड़िया बाज़ार हो गए या इस तरह के, आप सुरजानी में हैं या मलीर में हैं, तो उनको टाइम बहुत लगता है। और फिर पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक मिनी बाज़ार बनाएं ताकि वो लोग जो उस इलाके के लोग हों उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इस हवाले से हमने एक प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह चीज़ें हमने मुयस्सर की, उस मार्केटें बनाई और उसमें लोगों ने अप्रिशिएट किया हमें। वहाँ कितने का प्लॉट है और कितने गज का है? नहीं, वहाँ मार्केटें हमने दुकानें बनाई हैं, तो उसमें 15 एक इंडस्ट्रियल जोन भी आपका है? एक इंडस्ट्रियल जोन भी है। उसमें क्या है? उसमें बेसिकली हमने सर जो तिजारती लोग हैं उनके लिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के प्लॉट दिए हैं। उसमें भी ये है कि बड़े प्लॉट भी हैं और छोटे प्लॉट भी हैं, और वो भी ये है कि किस्तों पर हैं। अच्छा। और पोजीशन हम उसमें, बिजनेसमैन को किस्त देने की क्या जरूरत है सर? वो तो नहीं, कैश पे बिजनेसमैन भी भी दे सकता है आपको। छोटा बिजनेसमैन के लिए तो इशू है। बिजनेसमैन का तो सबसे ज़्यादा मसला है अच्छा। सर, क्योंकि सर्कुलेशन में होता है उनका पैसा। बिजनेसमैन तो पैसा कहाँ रखता है अपने पास, वो तो पैसा रोल करता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मसला है। और आजकल कारोबारी हालात में उनके लिए बड़ा इश्यूज़ हैं। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल जोन में ओवरसीज़ के लिए भी कुछ आपने रिलीफ दिया है उनको कुछ? बिल्कुल, हमने इंडस्ट्रियल जोन में अभी ओवरसीज़ के लिए हमने ये कहा है, एक हम कैंपेन शुरू करने वाले हैं कि आएँ, पाकिस्तान को बचाएं और इंडस्ट्री लगाएं। तो उसके लिए जीएफएस ये कर रहा है कि डाउन पेमेंट ज़ीरो कर दी है। अच्छा। कोई पे डाउन पेमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट किस्तें दें, और लेकिन शर्त ये कि आप अपनी शुरू कर दें। हम पोजीशन भी दे रहे हैं। अच्छा, 0% पे पोजीशन दे रहे हैं। नाज़रीन, इरफान भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे सवालात थे, दिल चाह रहा था मज़ीद बात करें क्योंकि मसरूफ़ आदमी है। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में इनके प्रोजेक्ट और दुनिया में इनके ऑफिसेज़ हैं, तो ज़्यादा वक्त इनका लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद तो है लेकिन इनके लिए नुकसानदेह। तो आज के प्रोग्राम से ये पता चला है कि जीएफएस ओवरसीज़ के लिए तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, ख़ासतौर पे इंडस्ट्रियल जोन, जैसा कि आखिरी में जिक्र किया इरफान साहब ने कि इंडस्ट्रियल जोन में ज़ीरो पेमेंट पे वो आएँ और अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप भी देखें, आप भी विज़िट करें, जीएफएस के ऑफिसेज़ जाएँ, जो आपके आउट ऑफ कंट्री रिलेटिव हैं उनसे भी इस हवाले से बात करें ताकि आप भी पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें और तमाम सहूलियात के साथ। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा। सवालात जितने ज़्यादा करेंगे तो इरफान भाई को दोबारा अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।